You don't stop anywhere when it comes to learning, and it only takes place when you're teaching. Teacher oriented classrooms से हम किस तरह से कन्वर्ट करें इन क्लासरूम्स को स्टूडेंट ओरिएंटेड क्लासरूम्स के बीच में. मेरा मानना ये है कि अगर मेजॉरिटी एक काम कर रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो ठीक है. बच्चा खुद क्या चाहता है वो उसको वॉइस ही नहीं किया जाने दिया जाता. हमें सबसे पहले अपनी जनरेशन को ये बताने की ज़रूरत है कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा भी वबाले जान है. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विज़डम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद. नाज़रीन, आपकी मुलाकात रोज़ ही कई ऐसे गेस्ट से होती है जिनके पास कहने को भी बहुत कुछ होता है और जिनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. ऐसी एक शख्सियत को आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है जो गुफ्तगू भी बहुत अच्छी करती हैं और उसके साथ साथ ये एक एजुकेशनिस्ट हैं, ट्रेनर हैं और रियलिस्टिक अप्रोच रखती हैं. हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका एजुकेशन की फ़ील्ड में, ट्रेनिंग की फ़ील्ड में और राइटिंग में इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ, कब इन्होंने सोचा कि इन्होंने बोल के, लिख के एक्सेल करना है और अपने आप को इस दुनिया के सामने प्रेजेंट करना है. अस्सलाम वालेकुम गुलसाना मंशा साहिबा, आप कैसी हैं? ठीक है. वालेकुम सलाम जी, आई एम गुड, थैंक यू सो वेरी मच. हाँ मैम, मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा टीचिंग पसंद है, हालांकि आप और भी बहुत सारे काम कर रही हैं, तो टीचिंग के पसंद होने की वजह क्या है? अली, टीचिंग मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि जब आप टीच कर रहे होते हो तो बेसिकली आप टीच नहीं कर रहे होते हो. मैं टीचर्स के वर्ड को हमेशा एक और लफ्ज़ से मुखातिब करती हूँ और वो लफ्ज़ है फैसिलिटेटर. एक टीचर जो है वो बेसिकली फैसिलिटेटर ज़्यादा होता है. वो एक जनरेशन को या एक स्पेसिफिक लॉट को डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट सफ़ेयर्स में, डिफरेंट एटीट्यूड्स और डिसिप्लिन्स में फैसिलिटेट कर रहा होता है. और सेकेंडली जब आप टीच करते हो तो मुझे टीचिंग का इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि मुझे ये लगता है कि वहाँ पे आपकी अपनी लर्निंग, आपकी अपनी ग्रूमिंग ऑन द रोड रहती है. You don't stop anywhere when it comes to learning, and it only takes place when you're teaching. सही. And your learning comes from the younger generations, which is latest knowledge, latest ideologies and fresh minds. सही. मैम, आपने राइटिंग भी की, पोइट्री लिखती हैं, इसके साथ ट्रेनिंग भी करती हैं, तो आपके फेवरेट जो टॉपिक्स हैं जिन पे आप लोगों को ट्रेन करती हैं वो क्या हैं और आप लिखती क्या हैं? ट्रेनिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है अली, मैं ट्रेन करती हूँ लोगों को क्लासरूम स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं, इंटरेक्टिव स्ट्रेटजीज़, कि किस तरह हम अपने एजुकेशन सिस्टम के बीच में जब क्लासेस कंडक्ट करते हैं एज टीचर्स, तो हम कहाँ उन टीचर्स को ये सिखा सकें कि ये एक लेक्चर मोड क्लास नहीं है. ये एक ग्रुप वर्क के फॉर्म में आप किस तरह से कंडक्ट करें कि जहां बच्चों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, बच्चों की स्पीकिंग ज़्यादा है, बच्चों की लिसनिंग ज़्यादा है, बच्चों का राइटिंग ज़्यादा है, बजाय इसके कि एक कमरे में एक टीचर जाए, वो खुद ही रीडिंग कर दे, वो खुद ही सवालों के जवाब बता दे, जो कि एक बहुत ऑर्थोडॉक्स मेथोडोलॉजी है. सही. तो मुझे ये लगता है कि टीचर ओरिएंटेड क्लासरूम से हम किस तरह से कन्वर्ट करें इन क्लासरूम्स को स्टूडेंट ओरिएंटेड क्लासरूम्स के बीच में. सही. जहाँ जैसे एक बार एक मिसाल दे के मैं समझाना चाहूँगी. मैं अपनी अम्मी के घर बैठी हुई थी और मेरे भाई के बेटे, उनको वो होमवर्क करवा रही थी. सही. मेरी अम्मी जो थी, तो मैं पास बैठी हुई अपना कुछ काम कर रही थी और मैंने अम्मी को एक एग्जैक्ट टिपिकल टीचर वाली हरकत करते हुए देखा. हालांकि वो टीचर नहीं थी, लेकिन चूंकि उन्होंने टीचर्स को ऐसे करते हुए देखा था तो अम्मी भी वही कहती हैं, सारिम बेटा ऐसा करो, जो भी तुम्हारी कल है ना होमवर्क, वो उर्दू का निकालो और मैं तुम्हारे साथ वो करती हूँ, और ध्यान से सुनना, मैं रीडिंग करती हूँ. ठीक है. अच्छा, अब अम्मी ने रीडिंग करना शुरू कर दी. जब अम्मी ने रीडिंग करना शुरू कर दी, अब वो जो बच्चा आपको सुन रहा है उसका जितना अटेंशन स्पैन होगा वो आपको उतना ही सुनेगा, एज कंपेयर टू द एक्टिविटी इफ द चाइल्ड वाज रीडिंग हिमसेल्फ. ठीक है. जब पढ़ा लिया तो कहती है, अच्छा अब मैं तुम्हें ना सवालों के जवाब मार्क करवाती हूँ. सही. अच्छा, फिर कहती है अब जो मैं बोलूँगी वो तुम लिखना. ठीक हो. मैंने कहा अम्मी मेरी बात सुने. यहाँ पे फिर मैंने इंटरफेयर किया.
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨੇ ਲੱਭੇ ਨੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਆਣਾ। सही है बिल्कुल सो दिस इज़ व्हाट वाज हैपनिंग इन द क्लासरूम्स। आज भी टीचर्स क्रिएटिविटी नहीं रहती फिर। बच्चों की क्रिएटिविटी को बिल्कुल शट डाउन करके टीचर्स के पास चूँकि अपना बहुत नॉलेज है, तो उनको ये लगता है कि ये शायद हमारा एक स्टेज है जहाँ पे हमने सारा का सारा नॉलेज इन बच्चों के ऊपर जो है वो मतलब इन पे जाहिर कर देना है और इनको इम्प्रेस करना है, या पता नहीं दिस इज़ द राइट मेथड ऑफ। सो माई टीचर ट्रेनिंग बेसिकली फोकसेस ऑन स्टूडेंट ओरिएंटेटेड क्लासरूम्स। सही। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप ये जुमला काफ़ी यूज़ करती हैं, मेजॉरिटी इज़ अ फॉल्स स्ट्रैप, तो इसके पीछे आपकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या विजन है, और आप क्या समझती हैं कि जो सब लोग काम कर रहे होते हैं या जो काम ट्रेंडिंग में होता है, अगर मैं आजकल की लैंग्वेज में बोलूँ, बिल्कुल, तो वो ठीक होता है या ठीक नहीं होता? देखो अली, एक वक्त था हम कहा करते थे मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। अभी भी मेरा ख्याल है कि अगर इस स्टेटमेंट को हम बिल्कुल उसके लिटरल मीनिंग्स पे लें तो ऐसे ही हो रहा है। अब मेरा मानना ये है कि अगर मेजॉरिटी एक काम कर रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो ठीक है। सही। ठीक है, लेकिन हम लोगों की बदकिस्मती ये है कि हम कहीं एजुकेशन के मामले में इतने पीछे रह गए हैं कि हमने अपने आप को इतना भी एजुकेट नहीं किया कि कम से कम किसी भी ट्रेंडिंग को फॉलो करने से पहले हम इतना तो समझ लें, इतना तो जान लें कि क्या इस चीज़ के पीछे दौड़ना ठीक भी है या नहीं है। सही। अब इसमें आप चाहे सोशल ट्रेंडिंग को ले लो, इसमें चाहे आप एजुकेशनल ट्रेंडिंग को ले लो, इसमें चाहे आप बिहेवियरल ट्रेंड्स को ले लो। ठीक है, यहाँ तक कि अब तो खाने पीने के ट्रेंड्स को भी आप ले लो। ठीक है, अब फास्ट फूड अगर आपको नुकसान पहुँचा रहा है, आपको पता है कि फिज़ी ड्रिंक्स हमें नुकसान पहुँचाते हैं, उसके बावजूद आप देखो कि हम उस कौम के बीच में खड़े हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी कौम को पीने नहीं दे रहे और वो कौम खुद नहीं पी रही, लेकिन हम अपने ही पॉकेट से पैसे निकाल के पे करते हैं, उस ड्रिंक को ख़रीदते हैं और पीना अपना फ़र्ज समझते हैं और बड़ा हम उसको बाकायदा उसका स्टेटस डालते हैं। फिर कपड़े आप देखो, कोई भी फैब्रिक जब आप पहन रहे होते हो, ठीक है, हम दौड़ते हैं, हम कपड़ा इसलिए नहीं पहनते कि हमने जिस्म को ढांपना है, हम कपड़ा इसलिए पहनते हैं कि ये ख़ास ब्रांड ने लॉन्च किया है। और सबसे ज़्यादा ट्रेजिक जो बात है, जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है, वो ये है कि यार आप तालीम के शोबे में ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हो कि अगर एक स्कूल या एक जो सेट ऑफ स्कूल्स है, अगर वो इस वक्त शोहरत पकड़ रहे हैं या फेम पकड़ रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि हम अपने आप को मुश्किल में भी डाल के अपने आप को फाइनेंशियली तंग करके भी, मैंने देखा है पेरेंट्स उन स्कूल्स में अपने बच्चे डाल रहे हैं जहाँ पे क्या है कि जी एक सोशल टैग लगेगा कि आप बेकनाइट हैं, आप साइकेजियन हैं, आप LGS से पढ़ रहे हैं, या आप मतलब ये जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के ब्रांडेड नेम्स हैं, हम उनके पीछे जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप, मुझे ये लगता है कि मेजॉरिटी को जब आप फॉलो करते हैं तो वो ये एक भेड़ चाल की तरह है, जो सोशल डीम्स को हम फॉलो कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ को जब आप फॉलो करें तो आप ज़रूर, और फिर वो यही बात होती है कि हम गलत आइडियोलॉजीज़ की तरफ निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और एक ऐसा वक्त आता है जो कि हमारा फॉल डाउन ले आता है एज अ नेशन, एज एन इंडिविजुअल और एज अ क्लास। सही। ठीक है, कि जहाँ हम बगैर सोचे समझे चल रहे थे और एकदम पता लगता है कि ओहो कालियां अगे तो टोए सी, असी तो देखिया ही नहीं कि असी केड़ी सड़क पे चल रहे सां। और वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है ना, उसकी वो जो एक पोएम है रोड नॉट टेकन, तो वो कहता है कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया तो मैंने देखा कि देयर वर 2 रोड्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई हैड टू मेक अ चॉइस। सो व्हेन आई टॉक अबाउट मेजॉरिटी कॉलिंग इट अ फॉल्स ट्रैप, I think sometimes we make wrong decisions in our lives. And taking the right decisions, maybe वो उस वक्त unusual हो, maybe वो उस वक्त बहुत कम लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हों, लेकिन ठीक को फॉलो करें, सिर्फ ये सोच के कि मेजॉरिटी इस तरफ चल रही है। अगेंस्ट द फ्लो जाना, पानी के बहाव के जब आप अगेंस्ट जाते हैं, आपकी एफर्ट ज़रूर लगती है, लेकिन
جب آپ منزل پہ پہنچتے ہیں تو کم از کم آپ کسی ڈچ میں نہیں گرتے ہو. میم آپ خود بھی ایک ٹیچر ہیں, پڑھاتی بھی ہیں, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یوتھ کو آپ سب سے زیادہ کیا ایڈوائز کرتی ہیں, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں یوتھ یہ ٹرینڈنگ کو فالو کرنے کی تو ایک بات ہوگی, لیکن ہماری یوتھ جو ہے وہ زیادہ اپنا گول اورینٹڈ نہیں ہے, تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے یہ وجہ ہے علی کہ ہم بچوں کی جو تھنکنگ سکلز ہیں ان کو باہر ہی نہیں نکلنے دیتے. ٹھیک ہے. بچوں کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ ماں باپ کیا چاہتے ہیں, پھر جب وہ اسکول کے اندر جاتے ہیں تو ٹیچرز کیا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, بچہ خود کیا چاہتا ہے اور خود کیا پسند کرتا ہے اور خود کیا بننا چاہتا ہے, وہ اس کو وائس ہی نہیں کیا جانے دیا جاتا. ٹھیک ہے, بالکل ایسے, بالکل ایسے. بہت چھوٹے ہوتے ہیں جب ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ یہ چونکہ ڈاکٹر کا بچہ ہے تو وہ ڈاکٹر ہی بنے گا, چونکہ میں انجینئر ہوں تو یہ انجینئر ہی بنے گا, اور چونکہ ہماری ایک فیملی لیجنڈ چلتے ہوئے آ رہے ہیں, ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم ایچسونینز ہیں, تو اگر اس کو ایک گدھے کی طرح, اب وہ چھوٹا سا دوسری جماعت کا یہ پہلی جماعت کا بچہ خود کیا کرنا چاہتا ہے, کیا وہ فٹ بالر ہے, کیا وہ سنگر ہے, کیا وہ پینٹر ہے. علی میں خود جب چھوٹی مطلب آئی واز اے اسٹوڈنٹ, تو آپ یقین جانو کہ جس وقت میرا رزلٹ ڈکلیئر جس دن رزلٹ ہوتا تھا نا, میرا دل چاہتا تھا میں گھر نہ جاؤں. کیوں؟ مجھے پتا ہوتا تھا کہ مینوں چنگی پلی کٹ لگنی ہے آج. میں بہت مار کھادی اپنے ماں پیو دے کولوں, ابا جی دے کول نہیں, ابا جی واز ویری انڈرسٹینڈنگ, بٹ مائی مدر واز ویری پرٹیکولر that she needs to become an engineer, and I was an artist. صحیح. I was a singer, I was a painter. مجھے رات کے 2 بجے الہام ہوتا تھا, میں اٹھتی تھی اور پتہ نہیں میں پیپرز پہ کینوسز پہ کیا ڈالنا شروع کر دیتی تھی. صحیح. اور جب صبح کے 4 بجتے تھے تو کینوس کے اوپر کچھ موجود ہوتا تھا, ایک ٹوٹل ایک آئیڈیالوجی موجود ہوتی تھی. صحیح. اور میری امی سے مجھے مار پڑتی تھی کہ تم یہ کیا لکیریں کھینچتی رہتی ہو. تو ہم کیا اپنے بچوں کو, اور مجھے سنب کر دیا جاتا تھا. تو بچے, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے بچوں میں کانفیڈنس بالکل ہے. صحیح. پھر بچوں سے ڈیل کرتے ہوئے جو سب سے بڑی پرابلم ان کو فیس وہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو وائس کرنے کے لیے, وہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے اپنے پیرنٹس سے, کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں بہت زیادہ اتھارٹیٹو. میں چاہتی ہوں پیرنٹس تھوڑا سا فرینڈلی گراؤنڈس پہ آئیں, چیکنگ بیلنس ضرور رکھیں. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ چیکنگ بیلنس نہ رکھیں, وہ بچے کو صحیح اور غلط کا نہ بتائیں, وہ ایز اے پیرنٹ ہماری ڈیوٹی ہے. میں معذرت کے ساتھ آپ کو کٹ کروں, پیرنٹس 2 ایکسٹریمز پہ چلتے ہیں. بالکل. یا تو وہ بہت زیادہ اتھارٹیٹو بیہیویئر پہ رہتے ہیں, یا پھر وہ بالکل ہی کٹ آف کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے تو اپنی مرضی کر لی, اب ہم اس کے ساتھ نہیں بات کریں گے. وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ جس پیٹرن سے وہ گزرے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ اس پیٹرن کو فالو کرنے والا نہ ہو. علی, اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی, جیسے میں ایک پوئم پڑھا رہی تھی روڈیارڈ کپلنگ کی اف, اور اف کو اگر آپ پڑھو تو اس کا میسج یہ ہے جو اصل میں ہمارے پیارے نبی کا میسج ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو لٹریچر کے آتھرز اور پوئٹس ہوتے ہیں یہ آپ کو وہی مورل میسیجز دے رہے ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی, بٹ ان دیئر اون ویز. اور اس کا یہ ہے ٹو کیپ اے بیلنس ان دی آئیڈیالوجیز آف لائف, ٹو اوائڈ ایکسٹریمزم ان لائف. ہمارے پیرنٹس بالکل یہی ہو رہا ہے کہ جنہوں نے بالکل چھوڑا ہوا ہے ان کے بچے پھر بالکل فال کی طرف جا رہے ہیں, اور جنہوں نے ان سٹینڈرڈس کو بالکل ایکسٹریمزم کے اوپر, ہائی لیولس کے اوپر پکڑا ہوا ہے, ان کے بچے جو ہیں وہ سائیکولوجیکل گراؤنڈس پہ بہت برے طریقے سے افیکٹ ہو رہے ہیں. میم, ایک اسٹوڈنٹ یا جو اپنی زندگی میں تھوڑا سا آگے چلا گیا, اسٹوڈنٹ کے لیول سے تھوڑا سا اوپر چلا گیا, کوئی جاب کر رہا ہے, وہ اپنی زندگی کو کیسے میئر کرے کہ وہ سکسیزفل ہے یا سکسیزفل نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں اس کا کیا کرائٹیریا ہے, کس چیز سے اسے پتہ چلے گا کہ ایم آئی اے سکسیزفل پرسن اور ناٹ؟ دیکھو, اگر تو سیلف سیٹسفیکشن کی ہم بات کرتے ہیں, اگر تو اس کام کو کرنے سے اس کو سیٹسفیکشن مل رہی ہے, وہ ریلیکس گھر آتا ہے, وہ کام اس کو ٹینشن نہیں دے رہا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنے اندر کے انسان کو
कंप्लीटली पोर्ट्रे कर पा रहा है, सही, अगर वो कॉन्फिडेंस में है और या फिर वो काम इस तरह से कर रहा है कि वो किसी के प्रेशर में वो काम कर रहा है या मैंने सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करना है, तो फिर तो वो काम उसको खुशी नहीं देगा। सही, सबसे पहले तो हमें ये अपने आप को बताना है कि पैसे को भी एक लिमिटेड हद तक हमें ज़रूरत होती है। सही, हमें सबसे पहले अपनी जनरेशन को ये बताने की ज़रूरत है कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा भी वबाले जान है। सही, तो जब आप ज़रूरत से ज़्यादा स्टैंडर्ड्स की तरफ भागते हो, ज़रूरत से ज़्यादा लग्जरीज की तरफ भागते हो, बेसिकली हम स्टक कहाँ हो रहे हैं? वी हैव बिकम द स्लेव्स इन द हैंड्स ऑफ लग्जूरियस लाइफ। सही, बहुत, और वहीं पे आपकी खुशी और आपके दुख का तयन हो जाता है। तो जब आप उस दौड़ में शामिल हो जाओगे तो बेटा फिर तो आप खुश नहीं हैं। वो जैसे ही कुछ मिलता है तो आपको खुशी होती है, नहीं मिलता है तो आप वो नहीं हो सही, जाता। सही, सही, तो आपको खुद को, अपने बच्चों को ये सिखाना है कि कितनी मेजरमेंट, देखो ना, ये पानी का ग्लास है, ठीक है, इसको एक हद तक आप भरोगे तो बात बनेगी, ऐसे ही, लेकिन जब आप इसको भरते चले जाओगे तो फिर ये गिरेगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, और फिर वो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए एज अ पर्सनालिटी। फिर आप ह्यूमन ही नहीं रहोगे, फिर आप एक स्लेव बन गए हो, ठीक है, और वहाँ नहीं फिर आप आगे चल सकते। मैम, वो मुझे किसी की बात याद आई, किसी ने कहा था कि तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ राइटिंग में क्या होती है? मैंने उससे उस वक्त कहा था कि नहीं, उसने कहा था सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फुल स्टॉप। हाँ, क्या बात है। आपने फुल स्टॉप कैसे लगाना है। हाँ। और उसने फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हुए कहा था कि ज़िंदगी का जो फुल स्टॉप है ना, यानी जब आप कोई काम करते हैं उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, यानी आप वहाँ पे रुक के कम से कम उसका शुक्र तो अदा ब्रेक तो लो। करें। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। हम ब्रेक लेने में बिलीव ही नहीं करते। अच्छा, फुल स्टॉप से भी ज़्यादा मैं अगर इसको एक और लेवल के ऊपर जाके बात करूं, देखो, व्हाट अबाउट ए कॉमा? अगर हमने दौड़ना ही है, चलो हम 21वीं सदी की स्पीड को ही बात कर लेते हैं। फुल स्टॉप में तो थोड़ा सा पीछे के डेकेड्स में जाना पड़ेगा ना, कि रुकना है और वो करना है। चलो आज की दौड़ की बात कर लेते हैं जहां हम मैच भी कर जाएं स्पीड को। तो कम ऑन यार, कॉमा तो लगाओ। बिल्कुल ऐसे। Maybe which is a temporary pause, right? Where you breathe in. Look, there is a strategy when you read. बिल्कुल, ठीक है। और लिखने से ज़्यादा किसी लिखे को जब आप पढ़ रहे होते हो, तो जैसे स्विमिंग करते हैं ना, तो हमारे स्विमिंग कोच हमें ये बताता है कि आपको ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो जब मैं रीडिंग सिखाती हूँ, देयर इज दिस आर्ट कॉल्ड स्टोरी टेलिंग आर्ट। बिल्कुल। और वहाँ आप पॉजेज लेते हो छोटे छोटे। अब क्यों? क्योंकि जो शख्स रीड कर रहा है वो एक ही सांस में पूरी स्टोरी नहीं पढ़ सकता, ऐसे ही, ठीक है, और जब वो पढ़ेगा वो चोक कर जाएगा। ऐसे ही। और इसी तरह हमारी जिंदगी है कि आप सब कुछ, इतना कुछ एक गो में नहीं कर रहे। टेक लिटिल पॉजेज यार। सही। तो वो कॉमास बड़े ज़रूरी हैं हमारी लाइफ के बीच में। मैं चाहूँगा कि लास्ट में मुख्तसर तौर पे आप बताएं कि जो होपलेसनेस है, ख़ास तौर पे यूथ में आ जाती है, वो उनको कोई अचीवमेंट नहीं मिलती या एप्रिसिएशन नहीं होती, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करें? देखो अली, एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते। बीइंग पेरेंट्स, आप इंग्लिश कंट्रीज़ में जाओ, मेरी जो अर्ली एजुकेशन है वो बाहर से है। आई एम फ्रॉम सेंट मैरीज कॉन्वेंट, माल्टा से। अच्छा। और मैं नन्स के हाथों में हम रहे। वो एक बहुत प्यारी प्रैक्टिस करवाते हैं अपने पेरेंट्स को, और वो होती है स्टोरी टेलिंग। ठीक है, ठीक है। जब आप छोटी छोटी कहानियाँ, और हमारी भी मुझे याद है जो दादियाँ और नानियाँ, दादी की कहानी, नानी की कहानी, हम उन प्रैक्टिसेस से बाहर आ गए हैं। अब वो जो कहानी होती है ना, वो आपको एक बड़ी प्यारी प्रैक्टिस सिखाती है कि आप अपने आप को ना उस कैरेक्टर की जगह रख लेते हो जो कहानी का किरदार होता है। बिल्कुल ऐसे। और फिर हम सेल्फ एनालाइज करते हैं कि अगर इस कहानी के बीच में जो खरगोश है वो तेज दौड़ा है और कछुआ जो है वो तेज नहीं दौड़ा, तो मैं कौन हूं? क्या मैं खरगोश या क्या मैं वो टॉर्टोस हूं? जिसने दौड़ जीती तो किस मेथोडोलॉजी पे जीती? सही। स्टोरीज या इस तरह की जो एक सेल्फ एनालिसिस है वो होपलेसनेस को बड़ी कम करती है। सही। जब आप सेल्फ एनालिसिस करते हो तो सबसे पहले एक रियलाइजेशन के मोड में आप जाते हो कि लुक, एवरीबडी इज नॉट लाइक मी एंड आई एम नॉट लाइक एवरीबडी, सही। सो आई कैन नॉट बी एवरीबडी।
صحیح. I have my own capacities, I have my own capabilities, and I have my own speed to work towards one direction. بالکل ایسا. جب یہ ریئلائزیشن آئے گی تو آپ اپنے آپ کو کمپیریزن سے باہر نکالو گے اور آپ اپنے آپ کو فیلئر ہی کنسیڈر نہیں کرو گے. ہوپلیسنس آتی ہے جب آپ یہ سوچ لیتے ہو آئی ایم اے فیلئر. بالکل ایسا. All right, fine. You're right. Your question stands on very strong grounds. There comes a time in life that yes, you feel like a failure. وہاں پہ دیکھو علی, دو باتیں ہم اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ ایک ڈیسٹنی, فیٹ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی ہیومن کی لائف میں. جب آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو آپ کو قدرت کے نظام کے ساتھ چلنا ہے. ایسے ہی. سورج اپنے وقت پہ ہی غروب ہوگا. ہمیں وہ سورج کی تپش تنگ بھی اگر کر رہی ہے کہ آج 45 ڈگریز پہ ٹیمپریچر چلا گیا ہے تو ہمیں اس تنگی کو برداشت کر کے ویٹ کرنا ہے سورج کے غروب ہونے کے ٹائم کا. بہت خوبصورت. ٹھیک ہے. سردی اگر گرمی ہمیں تنگ کر رہی ہے یا سردی مجھ سے میری باڈی کو برداشت نہیں ہو رہی تو مجھے پھر بھی ایسے میجرز لینے ہیں کہ میں سردی کو برداشت کروں, اس کو کوپ کروں سچویشن کو. رائٹ. ان لائنس پہ جب ہم اپنے بچوں کو چلاتے ہیں. اینڈ نمبر 2, ویری امپورٹنٹ میسج اگین گیون بائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, دیٹ بی پیشنٹ اینڈ ویٹ فار دا رائٹ ٹائم, فار دا رائٹ ٹائم ٹو کم, اینڈ دیر یو ول بی اسٹینڈنگ لائک اے سکسیزفل پرسن. میرا آخری سوال, آپ کی لائف میں تھرو آؤٹ آپ کی انسپائریشن کون لوگ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ میاں میری والدہ کو جنت نصیب کرے. شی واز ون انسپریشن ٹو می. ورکنگ لیڈی تھیں, 5 بچوں کی ماں, اور میری انسپریشن وہ اس وقت بنی جب میرے والد صاحب, ہم بہت چھوٹے تھے جب ان کا ایک ایکسیڈنٹ میں وہ بالکل بیڈ ریڈن ہو گئے, اور اس سے پہلے تک مائی فادر واز دی کنگ آف دا ہاؤس. اینڈ دا وے مائی مدر ٹک اوور, ایک عورت ہو کے بھی انہوں نے جس طریقے سے ہم پانچوں کی زندگی کو ڈیزائن کیا, اور ہمیں یہ سکھایا کہ وہ جو مائنورٹی والی روڈ ہے نا بیٹے, اگر وہ چیلنجنگ بھی ہے لیکن وہ سچ کا رستہ ہے تو اس سچ کے رستے کو چننا. اور ہم پانچوں بہن بھائی کبھی کبھی فیل کرتے ہیں کہ ہم مس فٹ ہیں. اور کل رات کو مجھے ایک بہت اچھے دوست ہیں, انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ گلسانہ ایک فلم ہے حیات کے نام سے, ایرانی فلم ہے, اور اس کا کوئی اردو ڈبنگ کے بیچ میں ہوا. کل رات ہی میں نے وہ فلم دیکھی, اور سیم وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک 10 سال کی بچی ایک ایسے کرائسس سے گزری کہ جہاں اس کے فادر بیمار ہوئے, اس کی ماں کو اس دن لے کے جانا تھا, اور اسی روز اس بچی کا جو امتحان تھا کوئی بورڈ کا امتحان, اور وہ اسکپ نہیں کر سکتی تھی. تو سب سے پہلے تو ماں سے میں نے یہ سیکھا کہ عورت ہونے کی وجہ سے کوئی بھی زندگی کی جو چیلنجز ہیں وہ مجھے روک نہیں سکتے آگے بڑھنے سے. پھر میں نے جب ٹیچنگ کی لائن کو جوائن کیا تو وہاں پہ میں نے سب سے پہلے میری ملاقات مسز مسرت سلامت سے ہوئی. ایجوکیشنسٹ ہیں, بہت بڑی ویژنری ہیں, آج بہت واسٹ ان کا اسکول اسٹریمز ہے جو چلتا ہے, اور میں اگر ان کو فالو کرتی ہوں تو آج بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کا ویژن ان کے اسکول کے بیچ میں امپلیمنٹ ہوتا کسی حد تک ضرور مجھے دکھائی دیتا ہے. تھینک یو سو مچ گلسانہ منشا صاحبہ. ویسے تو باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں اس کو وائنڈ اپ کرنا پڑا ہے. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, بالخصوص جو انہوں نے بات کی کہ ہم اکثر میجورٹی کو اور ٹرینڈس کو فالو کرتے ہوئے اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ پھر ہمیں یہ بھی نظر نہیں آتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. تو اس انٹرویو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.